ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्रेस। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर हमने एक सीरीज कवर कर ली है। इसमें हमने मोल कॉन्सेप्ट जो है वो कवर किया था पुरानी सीरीज में। वो लेक्चर्स आप देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 55 क्वेश्चंस किए हैं। उसके लिए उतना ही सफिशिएंट है। अभी इस सीरीज में हम कवर करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनटीए या नीट जो है वो कैसे क्वेश्चन पूछता है और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, वो सारा इस सीरीज में कवर होगा। तो बने रहिए इंग्रेस के साथ। इंग्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, ताकि आपको जो है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आपके पास अब जो है वो टाइम बहुत कम है, बहुत लिमिटेड टाइम है। तो आपको सर्च ना करना पड़े, एकदम से फटाक से यहाँ वीडियो रिलीज हो और छटाक से वहां आपको नोटिफिकेशन आ जाए और खटाक से आप देख ले। तो यही करना है सब आपको। तो टाइम वेस्ट करें बिना बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, क्या है? कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर दी हुई है। मतलब लाइट जो है उसकी वेवलेंथ दी गई है और एनर्जी पूछी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। जो हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है उसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। तो हमारा ये है फॉर्मूला E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। और h की जो वैल्यू है यहां पर दे दी गई है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। H की यूनिट जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट जूल सेकंड है, इस पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि इस पे क्वेश्चन सीधा इस पे क्वेश्चन आया है नीट के ऊपर कि प्लैंक्स कांस्टेंट की जो है यूनिट कितनी है। तो वहां पर भी वैसे यूनिट यहां पर भी दे दी गई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो ये आ गया। अब C की जो वैल्यू है, C की वैल्यू मुझे जो है वो पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। और वेवलेंथ भी मुझे दिया हुआ है। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 45 नैनोमीटर है। 45 नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर के अंदर ये 10 टू द पावर -9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स। तो सारा मैंने कन्वर्जन करके रखा है। जब भी आपको जूल आए तो आपको स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में लेनी है, यूनिट जो लेंथ का लेना है वो मीटर में लेना है, और मास जो लेना है वो केजी में लेना है, जब भी जाके जूल में वो कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो अभी इनकी जो है वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में रख देता हूं, E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। तो सबकी वैल्यू मुझे पता है, बस मुझे उनकी वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना है। तो E इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ये जूल सेकेंड है, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। और वेवलेंथ जो है वो मेरा है, वेवलेंथ 45 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स। अब देखो क्या है, कटापीटी कर देते हैं। कटापीटी करके आपका जूल ही बचना चाहिए, क्योंकि एनर्जी जो है, अगर आपका जो पूछा है फॉर्मूले से यूनिट भी वही मिलती तो आपका फॉर्मूला सही है। और आपको अगर मतलब एनर्जी पूछी है जूल में, लेकिन काटापीटी करके जूल नहीं बचता है, तो फॉर्मूले में आपका कुछ दिक्कत है। तो वहां से भी आप बहुत सारी चीजों को दिमाग छोटा बहुत लगा के आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये मैंने काटापीटी कर दी है, तो मेरे पास सिर्फ यूनिट के अंदर जूल बच रहा है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर जो है नीचे से -9 जो है इसको हटा देता हूं और ऊपर ले जाता हूं। तो पावर जो है नीचे से ऊपर जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो उसको +8 कर देता हूं। तो इधर +9, 8 और 9 17 हो गया, और 17 और ये तो 17 हो गया, 8 9, तो इसको सीधा 17 लिख देते हैं। तो ये 17 आ गया। अब ये जो है 17 है, ये -34 है, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये -17 ही बचेगा, ये -17 ही बचेगा। तो पहले तो मैंने पावर सॉल्व कर ली, -17 ही बचेगा, ठीक है। अब जो है मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो 3 से कैलकुलेट कर दें इसका, ये 3 है और 5 4 9, तो 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? कैसे पता लगता है कि ये जो मेरा नंबर है उसका सम अगर 3 से जाता है, 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो ये 5 4 9 है, तो ये भी 3 से जाएगा, वो भी 3 से जाएगा। तो 3 कम 3 15 3 45, ये 15 हो गया। अब ये 6.6 है और ये 15 है, तो 6.6 इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये पॉइंट डेसिमल हटा देता हूं, उधर -18 कर देता हूं। तो ये डेसिमल हटा के इधर -18 कर देता हूं, ठीक है। तो ये -18 कर दिया, ये -18 कर दिया, क्योंकि डेसिमल जब उधर जाएगा तो माइनस में पावर बढ़ जाती है। तो ये हमने कर दिया 66, ये 66 कर दिया। तो 66 डिवाइड बाय 15, तो 15 चक्कू 60। तो इसको कर लेते हैं 66 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 चक्कू 60, और ये आ गया फिर 6, फिर डेसिमल, फिर लगाया 0, ठीक है। तो ये फिर 15 चक्कू 60, तो 4.4 समथिंग इंटू 10 टू द पावर -18 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4.4 इंटू 10 टू द पावर -18, ये आ गया। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा डी, ओके।
तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत आपको देखना है, कैलकुलेशन में 6 पॉइंट अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आपको करनी है, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। जब आपके पास वैल्यूज बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, इधर आप देख रहे हैं ना, वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 15, 11, -18, -15, तो फिर आप उसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अर्ग्स पर मोल इज गिवन एज। ठीक है, तो यहां पर जो ये है कि जो दिया हुआ है फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, ये बस एक वर्ड नया है आपके लिए, ये शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इसके लिए ये जो है फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का मतलब ये है एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। सो इट इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। तो जो भी एक एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी जो होगी ना, हमें पता है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या है। सो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। सो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन ये हो जाएगा hc बाय लैम्डा इनटू Na, एवोगाड्रोस नंबर। ये एनर्जी ऑफ, ये फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट आ गया, ये फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो बस आपको सिर्फ इतना बस ध्यान रखना है, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। बाकी जो सब एनर्जी यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज यहाँ पे लिख देनी। अर्ग्स सेकंड है और ये स्पीड ऑफ लाइट और ये Na दिया हुआ, बस इसको जो है वो आपको रख देना है वैल्यूज को। तो यहाँ पर जो है ये 6.6 ही रखूंगा, पूरा पूरा नहीं रख सकते, रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अर्ग्स ERGS अर्ग्स सेकंड, ये ध्यान रखिए, ये अर्ग्स सेकंड है, यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, इनटू स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आ गया हमारा। और ये ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं क्योंकि एवोगाड्रोस नंबर फिर उधर नहीं जा पाएगा। ठीक है, 1 मिनट, तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ गया हमारा E इज इक्वल्स टू 6.6 into 10⁻27 अर्ग्स सेकंड into C is the speed of light, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड इंटू एवोगाड्रो नंबर 6 ही लेता हूं, इंटू 10⁻23 पर मोल इनवर्स, ये आ गया। अब नीचे रख दिया हमने लैम्डा जो है उसको ऐसे रख दिया, तो ये सेकंड से पर सेकंड कैंसिल, तो ये हमारा जो, बस इसको कैलकुलेट करना है। अब पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं। पावर जो है वो कैसे है, तो 23 + 10 ये हो गया 33 और -27, तो ये हो गया 6 + 6, ये +6 में पावर हमारी बच गई, तो ये बच गया हमारा +6, पावर +6 कर देता हूं इधर, और ये आ गया 6 × 18, तो इसको ये पूरा कैलकुलेट, ये पूरा हटा दें, तो ये आ गया हमारा 18 × 18 पर मोल इनवर्स। अब सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, तो 18 × 6.6 इधर कर लेते हैं, तो 6.6 × 18, तो ये आ जाएगा 48, चलिए 8 48 और 4 ये हो गया 52 और 6 × 6, तो ये आ जाएगा 8, 6 और 2 8, 6 5 11, तो ये आ गया 118.8। इसको मैं मान लेता हूँ 119, तो ये हमारा जो आ जाएगा 119 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये हमारा पूरा कैलकुलेशन का वैल्यू आएगा। ठीक है ना, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये देगा 119 × 10⁻6 डिवाइड बाय लैम्डा। अब ये जो वैल्यू है ये इससे मीट करती है, देखो क्या है, अब यहाँ पे डेसिमल है, 2 डेसिमल आगे किसका आएंगे तो पावर 2 में बढ़ जाएगी, तो वो 1.196 × 10⁸ लैम्डा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन बस था, इसके अंदर ज्यादा कोई इसके अंदर मगजमारी नहीं थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड द स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। किसमें पूछा है, जो पूछा है पहले उसको हाईलाइट कर लिया करो, वेवलेंथ इन नैनोमीटर पूछा है, और गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, 6 × 10⁻15 पर सेकंड, और जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो भी दिया हुआ है, और ये जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है ये दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और वो दिया हुआ है। अब हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है कि न्यू × लैम्डा इज इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पर जो है प्लैंक्स कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ जो है अननेसेसरी रिडंडेंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, रिडंडेंट जो है ये फिगर है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका, इसमें कोई एप्लीकेशन पार्ट नहीं है। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी मुझे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, न्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 × 10⁻15 पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और स्पीड ऑफ लाइट कितना है, स्पीड ऑफ लाइट है
3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकेंड, ये दिया नैनोमीटर। और वेवलेंथ पूछा है किस में पूछा है? नैनोमीटर में ही पूछा है, नैनोमीटर में पूछा है। तो सिर्फ आपको सिर्फ ये वैल्यूज रखनी है, तो आपका वेवलेंथ नैनोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लग देता हूं। तो न्यू मेरा कितना है? न्यू जो है वो 6 इंटू 10⁻15 ये पर सेकेंड है, ये न्यू है। और इंटू लेमडा, लेमडा पूछा है। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट ये है 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ। ठीक है, ये द स्पीड ऑफ लाइट नैनोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका सिर्फ कैलकुलेशन करना है हमें। तो लेमडा इधर आ जाएगा और ये 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकेंड ये ऊपर रहा, और फ्रीक्वेंसी नीचे चला जाएगा। तो 6 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड ये आ गया, क्योंकि ये लेमडा रखना है मुझे, तो लेमडा पूछा है तो ये वैल्यू उधर चली जाएगी। ठीक है, डिवाइड के ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये बन गया। अब इसको जो है मैं कैलकुलेट कर लेना है। सबसे पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं। ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो 17 माइनस 15 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा ये आ जाएगा 2। ठीक है, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300/6। ये आ जाएगा 300/6 इंटू नैनोमीटर, 300/6 नैनोमीटर आ जाएगा, इंटू नैनोमीटर नहीं, 300/6 नैनोमीटर। ये मेरा बच जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। अब ये देखो किस में बैठ रहा है, तो 6 पन्ना 30, तो ये 50 हो गया। 6 पन्ना 30, तो ये 50 हो गया। सिंपल सा ही जो क्वेश्चन था, ज्यादा कोई मगजमारी नहीं थी। बस आपको यहाँ पर जो यूनिट दी हुई है ये थोड़ा सा आपने पहले नहीं सुनी होगी, तो जो चीज आप पहले नहीं सुनते हैं तो उसको थोड़ा सी आप पहले नहीं देखते हैं, उसको एक बार दोबारा देख लिया करिए कि डिफिकल्ट भी है कि आसान है, या आपको जो है वो कान इस तरफ से पकड़ने के बजाय उस तरफ से पकड़ लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी पकड़े। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, द एनर्जीज E1 E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली, द रिलेशनशिप बिटवीन देयर वेवलेंथ। अब एनर्जी जो दिया हुआ है, अब आपको पता है कि एनर्जी जो होता है E इक्वल्स टू hc/λ होता है, E इक्वल्स टू hc/λ। तो ये E और लैम्डा जो है ये आपस में इनवर्स रिलेशन है, यानी E1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ1, ऐसे ही E2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ2, ये आ जाएगा। तो ये दोनों इनवर्स रिलेशन होते हैं, तो इसको जब E1 E2 जब मैं ये करूंगा, E1/E2 इज इक्वल्स टू λ2/λ1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इन दो इक्वेशन से वो बन जाएगा। फिर उसका जो है सिर्फ वैल्यू रखना है और आपको रिलेशनशिप पता लग जाएगा। E1 मेरे पास कितना है, जो E1 है, E1 कितना है, E1 है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 जो है 50 तोला, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो E1 मेरा आ गया 25 और E2 आ गया 50, और ये λ2/λ1, तो ये आ गया 1/2, यानी कि λ1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस λ2, ये तो λ1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस λ2, ये आ गया हमारा। तो आंसर आ गया बी। ठीक है ना, λ1 इज इक्वल्स टू, λ1 इधर और ये 2 इधर चला जाएगा, तो λ1 इज इक्वल्स टू। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था इस क्वेश्चन में, मैंने लगा दिया। हाँ, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल A2 ऑफ अ सब्सटेंस इज 4.4 into 10⁻⁻19 जूल एंड द बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 4। अब देखिए यहां पर क्या है कि A2 कोई मॉलिक्यूल दिया है, A2, ये गाय का घी नहीं है, A2 गाय का घी भी होता है, ये जो है मॉलिक्यूल है। अब यहां पर जो है ये A2 हम ऐसे बना सकते हैं AA। अब यहां पर जो है ये बॉन्ड एनर्जी जो दी गई है, बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये दी गई है 4.0 into 10⁻⁻19 जूल, ये बॉन्ड एनर्जी दी गई है। अब इसके ऊपर ये कोई रेडिएशन गिर रहा है, रेडिएशन को बना देते हैं इससे, ठीक है, ब्लू से बनाते हैं, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, ईच मॉलिक्यूल सब्सटेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब। अब ये पर कोई इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है 4.4 into 10⁻⁻19 जूल, और बॉन्ड एनर्जी इतनी है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये है कि एनर्जी इसके ऊपर गिर रही है, कुछ एनर्जी जो है, कुछ पोर्शन जो है एनर्जी का इस बॉन्ड को तोड़ने में चली जाएगी, और बाकी एनर्जी जो है वो इन एटम को काइनेटिक एनर्जी देने में चली जाएगी, तोड़ देगा और इनको अगल अलग भगा देगा। तो मतलब हाँ, रुको भैया, चालू हो जा। हाँ, चालू हो गई। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये एनर्जी इस पे गिरेगी, तो 4.4 जूल एनर्जी इसके ऊपर गिरी, इसने बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, कितनी, 4.0। तो कितनी एनर्जी बची, तो लेफ्ट एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी, काइनेटिक एनर्जी मतलब
काइनेटिक एनर्जी मतलब जो एनर्जी डाली उसमें से बॉन्ड एनर्जी में यूज हो गई, बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये बच जाएगा 4.4 इंटू 10 की पावर -19 माइनस 4.0 इंटू 10 की पावर -19। अब देखो पावर जो है वो कॉमन है तो सीधा माइनस कर सकता हूं, सीधा माइनस कर सकता हूं, तो ये मेरे पास बच जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ये आया। अब ये द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब देखो काइनेटिक एनर्जी पर एटम पूछ रहा है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी हुई ना, ये एक पर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो एक एक की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो पर एटम जो है तो काइनेटिक एनर्जी, ये तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकला। अब काइनेटिक एनर्जी पर एटम जो है इसको फिर कितने एटम है इसकी एटॉमिसिटी से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे एटॉमिसिटी है 2, कितने एटम है 2, तो ये काइनेटिक एनर्जी पर एटम, काइनेटिक एनर्जी पर एटम, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा देखो इसको यहां ले लेते हैं तो ये हो गया -20, तो 4 इंटू 10 की पावर -20 जूल बाय 2, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -20 जूल, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 10 की पावर -20 जूल, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो 2.0 इंटू 10 की पावर -20 जूल जो है ये हो जाएगा। तो ये 5th क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 6, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विच फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10 की पावर 15। तो जैसे पहले का क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। ये 6th भी बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन है। तो ये 6th क्वेश्चन देखते हैं। ये 6th क्वेश्चन हमारा, तो हमें पता है न्यू, हमें पता है न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू सी, ये होता है। अब न्यू जो है ये गिवन है, न्यू कितना गिवन है, न्यू जो है हमारा वो है फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10 की पावर 15, 8 इंटू 10 की पावर 15 पर सेकेंड है ये, और जो लैम्डा है ये पूछा है, और c जो है ये गिवन है। c कितना गिवन है, 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, तो हमें पता है न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू सी, बस इसमें जो है वैल्यू रखनी है आप लोगों को। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाय न्यू, ये रखना है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू सी, सी कितना है, सी आ गया 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये पर सेकंड। और जो न्यू है वो है हमारा, न्यू कितना है 8 इंटू 10 की पावर 15 पर सेकेंड, 8 इंटू 10 की पावर 15 पर सेकेंड, 8 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, तो 8 इंटू 10 की पावर 15 पर सेकेंड, ये पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो ये 15 ऊपर जाएगा तो ये 8 7 15 -7 बन जाएगा, तो ये बन गया 10 की पावर -7, और ये कैंसिल होगा तो 3/8, तो मैं इसको लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल्स टू 30/8 इंटू 10 की पावर -8 लिख सकता हूं मीटर। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 30, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 30 डिवाइड बाय 8, 8 या 24, फिर ये हो गया पॉइंट लगा 6, 8 7 जा 56, 3.7 इंटू 10 की पावर 3.7 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। तो मैं ये भी लिख सकता हूं 37 या फिर 37 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, 37 ठीक है, 37 इंटू 10 की पावर -9 मीटर भी लिख सकता हूं, यानी 37 नैनोमीटर। 10 की पावर -9 मतलब 37, तो मेरा आंसर ये जो आया, ये आया 37 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। अब 10 की पावर -9 मीटर इज इक्वल्स टू नैनोमीटर, तो 37 नैनोमीटर, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट है तो मैं इसको बोल सकता हूं 40 नैनोमीटर, तो इसको बोल सकता हूं 4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 1, सॉरी 4 इंटू 10 की पावर 1, ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 1, मिट जा, 4 इंटू 10 की पावर 1 नैनोमीटर। अब आंसर तो नैनोमीटर में था, तो आंसर हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 1, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया 6th क्वेश्चन। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये, बस आपको जो है कन्वर्जन आना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी जो है वो कितने तरीके से हो सकती है, जूल को अर्ग में कैसे कन्वर्ट करना है, अर्ग जो है वो कैलोरी में कैसे कन्वर्ट होगा, जूल कैलोरी में कैसे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे अलग अलग कन्वर्ट होगा, मीटर नैनोमीटर, इसलिए कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। अगर कन्वर्जन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो
ठीक है, काम तो चलाना ही है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन एज 3.03 इंटू 10⁻19 जूल, देन द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ फोटोन। मतलब एनर्जी दी हुई है और वेवलेंथ पूछा है, सिंपल सही फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा है। तो अब E कितना है, एनर्जी दी हुई है। अब एनर्जी जो है वो सबका वैल्यू हम डेटा पहले लिख लेते हैं, 3.03 इंटू 10⁻19 जूल। अब H कितना है, H है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और C कितना है, C जो है हमारा, C जो है C आ गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। और ठीक है, देन द वेवलेंथ। और लैम्डा जो है यही पूछा है, लैम्डा जो है ये पूछा है, तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं सारे डेटा को। तो E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। तो E इज इक्वल्स टू ई तो गिवन ही है, तो E गिवन है मेरा, तो E कितना आ गया, E आ गया 3.03 इंटू 10⁻19 जूल इज इक्वल्स टू H। अब देखो वहां तो आएगा नहीं, तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मिटा के यहीं कर देता हूँ। तो या नेक्स्ट पे कर दें, नहीं यहाँ कर देते हैं, ठीक है, वहाँ तो जाएगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, उधर नहीं जा पाएगा। तो E कितना आ गया, E हमने रख दिया, ठीक है, मैं पूरा डेटा ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया 3.03 इंटू 10⁻19 जूल इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, H कितना है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और C कितना है, C E आ गया, H आ गया, इन दोनों को हटा देते हैं, ठीक है, इन दोनों को हटा देते हैं, ठीक है, इन दोनों को हटा देते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं, हटा दिया। इनटू C कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे लैम्डा है, लैम्डा जो है ये पूछा है, ठीक है, लैम्डा जो है ये पूछा है, लैम्डा पूछा है। तो लैम्डा अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, E जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लैम्डा उधर चला जाएगा, तो ये लैम्डा इधर आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये आ जाएगा 3.03 इंटू 10⁻19 जूल। जूल से जूल कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये आपका मीटर बच जाएगा, तो ये आपका मीटर बच जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका -19 जो है ऊपर जाएगा, तो ये लगभग हो जाएगा 15, तो क्योंकि 20, तो ये आ जाएगा 15 10⁻−15, तो 10⁻−15 ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये 6.6 और ये 3, तो मैं इसको लगभग 1 ही मान लेता हूँ, लगभग 1 ही मान लेता हूँ। 6.6 इंटू 10⁻−15 और वो 8 है, तो 6.6 ये जब कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा 8 7 15 माइनस, तो 6.6 इंटू 10⁻−7 मीटर्स आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे सब नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो मैं इसको 656 ही मान लेता हूँ, मतलब यही है 660 इंटू 10⁻9 मीटर्स आ गया। अब ये जो है ये नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 660 नैनोमीटर, क्योंकि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 656 नैनोमीटर। ओके, ये आंसर हो जाएगा 656 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन, इन अ फोटो इलेक्ट्रो एमिशन द एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज, क्या कह रहा है कि होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर, इसमें क्या होता है कि एक मेटल हम लेते हैं, मेटल सरफेस के ऊपर फोटोन गिरते हैं और ये फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपको बता दूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ, हु डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, बट नोबेल प्राइज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज गिवन टू आइंस्टीन। आइंस्टीन ने इसका एप्लीकेशन दिया। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है, आइंस्टीन का ही मेजर वर्क है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कमर्शलाइज करने में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एप्लीकेशन बनाने में। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की चीज क्या होती है, ये डिस्कवर करा था हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने पहली बार देखा कि जो भी कोई मेटल है उसकी सरफेस पे वो मेटल जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, उसकी सरफेस पे जब फोटोन टकराते हैं, देन इट स्टार्ट्स टू एमिट इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके बाद जो है सारा काम जो है वो आइंस्टीन ने करा, ठीक है। इसलिए आइंस्टीन गॉट नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए आपको एक आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है, जस्ट इट कॉल इट थ्रेशोल्ड एनर्जी।
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपने जो टोटल एनर्जी दी है उसका कुछ पोर्शन जो है इलेक्ट्रॉन को निकालने में गया और कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में गया, जैसे हमें पता है। तो इसकी आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? E इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी, ये इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर इसको बोल सकते हैं वर्क फंक्शन या एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, और ये काइनेटिक एनर्जी। तो ये है कि द एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, तो ये हमेशा कम ही होगी, इंसिडेंट रेडिएशन से ज्यादा तो कभी नहीं हो सकती, हमेशा इंसिडेंट रेडिएशन के बराबर भी नहीं हो सकती, ये हमेशा इंसिडेंट रेडिएशन से कम ही होगी, क्योंकि जो आपने एनर्जी दी है उसका एक पोर्शन तो ये खा गया, इलेक्ट्रॉन निकालने में खा गया, बाकी की एनर्जी जो है वो इसमें जाएगी। तो अगर ये 10 था और ये 5 था, तो या इसको 6 मान लो, 6 है तो ये 4 होगा, तो हमेशा ये वैल्यू तो 10 से हमेशा कम ही होगी, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपको देखते ही कर देना चाहिए, देखते के साथ ही, ठीक है। 8 ये 9 क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन वॉज शोन एक्सपेरिमेंटली टू हैव वेव प्रॉपर्टीज। क्या है कि जो हमारा ये जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है। बहुत सारे फिनोमेना जो है ये बताते हैं कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर, एंड बहुत सारे फिनोमेना ये बताते हैं लाइट हैज वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर वाला इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए आप, मैं अभी ये लाइट के नेचर को बता रहा हूं, लाइट का पार्टिकल नेचर। तो लाइट का पार्टिकल नेचर जो है ये आप ऐसे याद कर लो, देखो ये कई बार पूछा जाता है, पार्टिकल PARTICLE, ये जो फिनोमेना है यहां पर, ये PA फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। PA मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PE इफेक्ट, फिर ये R का मतलब है रमन इफेक्ट, फिर C का मतलब है कॉम्पटन इफेक्ट, फिर LE का मतलब है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और एक और चीज है स्पेसिफिक हीट। ये जो है ये सब क्वांटाइज नेचर को बताता है, ये सब पार्टिकल नेचर को बताता है। देखिए क्वांटाइज नेचर पार्टिकल नेचर से एसोसिएटेड है, वेव नेचर जो है वो कंटिन्यूअस नेचर से एसोसिएटेड है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो क्वांटाइजेशन पे बेस्ड हैं। तो ये सारे जो हैं ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पहले तो सबसे पहले ये दुविधा थी कि लाइट किसकी तरह बिहेव करती है, तो बाद में फिर जो है डी ब्रॉगली ने बोल दिया लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। अब लाइट कैसे इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ या फिनोमेना में कैसे इंटरेक्ट करती है उसके बेस पे उसका नेचर पता लग जाएगा। तो ये जो 5-6 प्रोसेस हैं, 1 2 3 4 5 जो प्रोसेस हैं, इसमें जो है ये इसमें जो है ये लाइट का पार्टिकल नेचर माना गया है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन explains the particle nature of light, photoelectric effect explains the particle nature of light, Raman effect, Compton effect explains the particle nature of light, और specific heat explains the particle nature of light। तो लाइट के पार्टिकल नेचर को ये फिनोमेना एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही जो पार्टिकल है उसके वेव नेचर को, पार्टिकल के वेव नेचर को, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव, तो वो श्रोडिंगर ने उनको बताया। अब वेव नेचर या फिर जो डी ब्रॉगली है उन्होंने भी बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन वो थ्योरेटिकल जो उन्होंने दिया था कि जो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, ये तो थ्योरी से प्रूव करा था। वो इक्वेशन अभी मैं डिराइव नहीं कर रहा, 2 इक्वेशन थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और जो आइंस्टीन्स इक्वेशन थी E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, उन दोनों को मर्ज करके नया इक्वेशन बना डी ब्रॉगली इक्वेशन, जहां पे ये था कि कोई भी पार्टिकल m जो है वो v वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो लैम्डा उसके साथ मैटर वेव एसोसिएटेड रहेगी। तो ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो दिया था वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, और ये था डेविसन एंड जर्मर ने ये आपको दिया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वाज शोन एक्सपेरिमेंटली टू हैव वेव प्रॉपर्टीज, ये डेविसन और जर्मर ने दिया था। ये मतलब इंटरफेरेंस यहां पर कर रहा था, इंटरफेरेंस फिनोमिना से जो है पता लग रहा था लाइट, और जब 2 इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो स्प्लिट एक्सपेरिमेंट से पास करी गई तो वो इंटरफेरेंस के थ्रू लार्ज मतलब डार्क और ब्राइट बैंड्स बना रहा था, और इंटरफेरेंस जो है वो वेव का नेचर है इसलिए वो पता लग गया उससे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। नाउ 9th के बाद 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर कैथोड रे। अब देखो कैथोड रे पे क्वेश्चन बहुत आता है। कैथोड रे क्या है? एक तो कैथोड रे जो है वो कैथोड की सरफेस से निकलती है, कैथोड रे जो है वो कैथोड की सरफेस से निकलती है, पहली बात तो ये है। और कैथोड रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एग्जैक्टली दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स।
तो कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही जो थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर करी। दूसरा यह है कि कैथोड रे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रे ट्यूब में जो सी गैस है उसके ऊपर कैथोड रे की प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि सभी के इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होते हैं, सभी के इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं, क्योंकि कोई भी गैस भर लो वो जब आयनाइज हो जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं दैट फॉर्म्स कैथोड रे, वही कैथोड रे। अब इलेक्ट्रॉन तो किसी भी गैस के सेम होते हैं, तो कैथोड रे की प्रॉपर्टी डू नॉट या डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इनसाइड द कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड रे के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे गए कि कैथोड रे जो है वो हीटिंग इफेक्ट करता है, कैथोड रे को कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल से जैसे टंगस्टन है उनसे जब टकराते हैं तो फिर एक्स रे भी वो क्रिएट कर सकता है। कैथोड रे हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एक्स-रे, कैथोड रे हैज द कैपेबिलिटी टू कॉज हीटिंग इफेक्ट, कैथोड रे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कैथोड रे का अपना चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के हिसाब से है। अब कैथोड रे प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियस है मूवमेंट है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा, ठीक है। दूसरा ये दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नो कैथोड रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये नहीं है, ये गलत चीज है। कैथोड रे के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट एसोसिएटेड नहीं होते, वो खुद जो है फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके साथ अपना जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये भी सही है, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, ये आप देख लो, इस पे जरूर क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के, कैसे भी तरह से क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे आता है। तो ये हमारा ये जो है, सिर्फ इस स्पेक्ट्रम को देखो आप, कॉस गामा एक्स यू वी इन मीरा, ये किसी भी तरीके से आपको कोई भी कोचिंग आपको एक्सप्लेन कर देगा, छोटा मोटा कोई सा भी है, इन मीरा, ठीक है। ये याद कर सकते हैं, मैंने ऐसे याद करा हुआ है। मेरा जो ट्रिक है कि यूवी जो है युवराज जो है वो माँ के पेट में, युवराज की माँ का नाम जो है वो मीरा है, यूवी इन मीरा। तो युवराज माँ के पेट में कैसे पता लगा कि एक्सरे कराया, तो एक्स यूवी इन मीरा, एक्सरे टेल्स दैट यूवी इज प्रेजेंट इन मीरा, ठीक है। तो एक्सरे, फिर ये जो कॉस्मिक और गामा है, ये दो ही चीजें बचती हैं। तो वैसे युवराज के फादर जो है वो गामा पहलवान भी हैं, योगराज, ठीक है। तो मुझे तो उससे युवराज से वो याद है। अब देखो यहां पर ये जो चीज है, ये गामा एक्स यूवी इन मीरा, ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बट कॉस्मिक्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये जो लगा हुआ है ये वेवलेंथ की टर्म में लगा हुआ है, मतलब ये जो है ना इधर से इधर वेवलेंथ जो है ये बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेडियो वेव की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? सबसे कम वेवलेंथ है कॉस्मिक रेज की। अब हमें पता है, और इधर से इधर जो है ये फ्रीक्वेंसी जो है ये इधर से इधर बढ़ रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा अगर उधर बढ़ेगा, लैम्डा उधर बढ़ रहा है, ये आप ध्यान रखना कि लैम्डा की टर्म में लगाना है, चीजें याद करनी है। और याद करने में भी आपको क्या याद करना है, कैसे याद कर रखना है, उस पर भी आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है, एक बार से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कॉस्मिक गामा, कॉस गामा एक्स यूवी इन मीरा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? ये सब ये जो है ना, ये गामा से लेके रेडियो वेव तक जो है ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट कॉस्मिक्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन कॉस्मिक को मैंने ले लिया है थोड़ा एनर्जी वाइज लेने के लिए, क्योंकि बिकॉज कॉस्मिक रेज आर वेरी हाई एनर्जी रेडिएशन। अब इसके अंदर ये जो है आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो है कॉस गामा एक्स यूवी, दीज आर कॉल्ड एज आयनाइजिंग रेडिएशन, दीज आर वेरी हाई एनर्जेटिक रेडिएशन। कोई बात नहीं, अभी आपको दिखेगा, पहले मैं कलाकारी कर लूं, कलाकारी कर ली, ठीक है, ये दिखेगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो है ना यहां तक, दीज आर आयनाइजिंग रेडिएशन, ये जो है ये आयनाइजिंग रेडिएशन है, वेरी एनर्जेटिक रेडिएशन, दे कैन कॉज कैंसर, क्योंकि कैटरेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा उसके लिए यूवी रेडिएशन है। एंड दीज आर कॉल्ड एज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, दीज आर कॉल्ड एज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, दे डू नॉट आयनाइज, ठीक है ना थिंग्स। तो ये यहां तक हुआ। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है, कॉस गामा एक्स यूवी इन मीरा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का, सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेडियो वेव की और सबसे कम वेवलेंथ है वो कॉस्मिक रेज की। और कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, एनर्जी सबसे ज्यादा, दे आर वेरी एनर्जेटिक रेडिएशन, दे आर आयनाइजिंग रेडिएशन, दे कैन आयनाइज ह्यूमन सेल, दे कैन आयनाइज ह्यूमन सेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल रीजन। देखिए क्या है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा गया, तो उसमें ये है कि ये जो सीरीज है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसके अंदर ये जो है ये शेल्स हैं,
n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6 और n इज इक्वल्स टू 7, n इज इक्वल्स टू 8। ये है। तो अब इसके अंदर ये जो है ये शेल्स हैं। अब शेल से किसी भी हायर शेल से लोअर शेल पे आता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब किसी भी लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पर ये है कि सबसे पहली जो सीरीज डिस्कवर हुई वो बाल्मर है और विजिबल में हुई। विजिबल में ही हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी इंफ्रारेड और माइक्रो इंफ्रारेड और यूवी देखने की, तो सबसे पहली जो लाइन डिस्कवर हुई वो विजिबल ही हुई, क्योंकि हमें पहले नेकेड आई से ही देखना पड़ता था, ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। 1900 के आसपास की बात है। तो विजिबल ये जो बनता है ये बनता है जब n इज 2 में आता है, और ये है बाल्मर ने देखी थी। बाल्मर, तो बाल्मर नाम के, बामर भी बोलते हैं, बाल्मर भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो, बाल्मर ये जो है ये विजिबल रीजन में पड़ती है, क्योंकि आपको सबसे पहले चीज पहले आंखों से दिखाई देगी, फिर आपको उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। अब हर जगह वो माइक्रोस्कोप और वो IR और UV सेंसर तो लेके जाएंगे नहीं, पहले आंखों से देखेंगे क्या चीज है, उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो फर्स्ट लाइन टू बी डिस्कवर्ड वाज विजिबल, ठीक है। तो विजिबल रीजन जो है ये बाल्मर सीरीज में पड़ता है। अब कोई भी इसमें जो आएगा ये लेमन है, किसी भी फर्स्ट में आता है तो लेमन। अब बाल्मर से ज्यादा एनर्जी होती है ये यूवी की, ये यूवी में पढ़ते हैं, और ये सब जो है ये लेमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफन, हेम्फ्री, ये यूवी में पढ़ते हैं। बस ये ध्यान रखना, ये IR में पढ़ते हैं, ये IR में पढ़ते हैं, IR में ये पढ़ते हैं, इंफ्रारेड में, ये इंफ्रारेड में पढ़ते हैं, ठीक है, ये यूवी में। तो वो कैसे याद करना है कि विजिबल से ज्यादा एनर्जी, क्योंकि ऊपर से जब फर्स्ट में आएगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, और ऊपर से जब सेकंड में आएगा तो एनर्जी कम होगी, और ऊपर से किसी और थर्ड में आएगा तो एनर्जी और कम होती चली जाएगी। तो और आपको एक बात और ये भी ध्यान रखना है कि जो शेल्स होते हैं, जो हमारे ये जो शेल्स होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल पे पास में होते हैं और लोअर एनर्जी लेवल पे कम में होते हैं। तो ये हमारा ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, छठा शेल। तो हायर शेल्स जो होते हैं वो बहुत पास में होते हैं, तो उनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है, और जैसे हम न्यूक्लियस के पास जाते हैं तो शेल्स जो है वो बहुत दूर होते हैं, तो उनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होता है। तो एनर्जी गैप जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी गैप कम होता चला जाता है। इसका आंसर तो वैसे बाल्मर सीरीज हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा और ज्ञान दे रहे थे। तो ये 11 क्वेश्चन, अब ये 12वां क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। तो इस इक्वेशन में बेस्ड ऑन द इक्वेशन E इज इक्वल्स टू माइनस, ये 11वां क्वेश्चन था, हाँ 11वां था, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इक्वेशन E इज इक्वल्स टू माइनस 2.178 इंटू 10 की पावर माइनस 18 z स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है एनर्जी का। अब इस फॉर्मूले के ऊपर वो कुछ कंक्लूजन दे रहा है, कुछ लार्जर द वैल्यू ऑफ n लार्जर द ऑर्बिट। अब रेडियस का कैसे देते हैं? रेडियस इक्वल्स टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z। ये एंगस्टन है, एंगस्टन, ठीक है। पिकोमीटर में कितना हो जाएगा? 52.9 पिकोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी, अब देखो E क्या होता है? E इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल इंटू z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। ये देखो एनर्जी में दोनों स्क्वायर हैं, z भी है और n भी है। एनर्जी में दोनों के स्क्वायर हैं, z का भी और n का भी। रेडियस में सिर्फ n का स्क्वायर है, रेडियस में सिर्फ n का स्क्वायर है और z का नहीं है। और वेलोसिटी में दोनों का ही स्क्वायर नहीं है। वेलोसिटी क्या होता है? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड इंटू, अब कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा? तो ये सोलर सिस्टम मॉडल है। अब आपको पता है सोलर सिस्टम मॉडल में जो सबसे पास में जो प्लैनेट होता है ना, सबसे पास में न्यूक्लियस के सबसे पास में इलेक्ट्रॉन होगा, उस पर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा, तो उसको बहुत ज्यादा स्पीड में घूमना पड़ेगा ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस कर ले। तो जितना पास में इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज्यादा स्पीड उसको रखनी पड़ेगी। और ये आपको वैसे ही पता है कि मरकरी की स्पीड होती है ना, मरकरी की स्पीड सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो सन के सबसे ज्यादा पास है, तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए उसको बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल एविडेंस से ही चीजों को बनाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा पास में होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, तो जितना शेल नंबर कम स्पीड उतनी ज्यादा। तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। यहां शेल नंबर नीचे आ जाएगा, इनटू z ओवर n। ये है, ये ध्यान रखें आप कि यहां पर z ओवर n है, यहां पर। अब रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, अब n का भी स्क्वायर है, तो वहां पर थोड़ा बहुत जो चीजें याद करें उनको भी सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करें कि E के अंदर दोनों का स्क्वायर है, z का भी स्क्वायर और n का भी स्क्वायर। R के अंदर सिर्फ n का स्क्वायर है और z का स्क्वायर नहीं है, z नीचे है। वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से लार्जर द वैल्यू ऑफ n लार्जर इज द ऑर्बिट ऑफ रेडियस। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ये तो सही है। इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। हाँ, ये एनर्जी डिफरेंस हम निकाल सकते हैं कैसे? E2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू डेल्टा E, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा पास में आएगा,
अब ये जो होता है ना नेगेटिव में होती है, नेगेटिव में E इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर जूल, ये है। तो n जितना ज्यादा बढ़ेगा तो ये नेगेटिव वैल्यू उतनी ज्यादा कम होती चली जाएगी, और n जितना कम होगा तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होगा उसकी नेगेटिव वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी उतनी ही नेगेटिव होगी। तो ये है। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन डज। हाँ, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहां पर देखो क्या है, विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड। नहीं, ये उल्टा है कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना न्यूक्लियस से स्ट्रांगली हेल्ड है, उतनी एनर्जी उसकी कम है, नेगेटिव में एनर्जी है उसकी, उतना ही इसकी स्पीड ज्यादा है और उतना ही उसका रेडियस कम है। तो वो सारी चीजों को आपको बताएगा। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना यहां से गलत हो गया कि विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली हेल्ड। मोर नहीं आएगा, ये आएगा दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली, मोर टाइटली आएगा यहां पे, मोर टाइटली, और मोर स्ट्रांगली हेल्ड, ये यहां पे गलत हो गया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये, दिस इज नॉट करेक्ट। नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट the energy of electron bound to the nucleus is lower it would be if the electron were in infinite distance from the nucleus। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है ना वो हम जीरो मानते हैं। व्हेन n becomes infinite तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आयनाइज हो गया है, अब वो एटम के होल्ड से बाहर चला गया है, अब उसकी एनर्जी जीरो है। ठीक है ना, अब उसकी एनर्जी जो है वो जीरो है। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है। नाउ 13 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल गिव द राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। ठीक है ना, वो मतलब यही है कि जैसे ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, छठा शेल, सातवां शेल, तो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से तो शेल बिकम्स क्लोजर, उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस भी कम होता चला जाता है। ठीक है, तो अगर 6 से 1 पे आएगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज कर देगा क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है, और 5 से 4 में जाएगा तो इसमें 1 का डिफरेंस है, 5 में 3 में जाएगा तो अगर डिफरेंस ज्यादा है तो एनर्जी फिर ज्यादा आएगी। अब देखो यहां पर भी 1 का डिफरेंस है और यहां पर भी 1 का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस, यहां पे डिफरेंस 5 का है और यहां पे डिफरेंस 2 का है, तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी का ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में 1 में है, तो जितने ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से, मतलब 6 और 5, तो उनके बीच में ये जो शेल्स होंगे ना 6, 5 बिल्कुल चिपक के रहेंगे। लेकिन अगर 5 और 4 की बात करें तो इनमें डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा सी, ये सीधा आंसर है सी, 13 का सी। फिर हम ये हमारा 14 देखते हैं। द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज -328 किलो जूल पर मोल, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ और बोर ऑर्बिट। सेकंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी दे दी गई है, तो मतलब E2 दे दिया है। E2 कितना दिया हुआ है? -328 किलो जूल पर मोल, ये है हमारा। ठीक है, अब ये जो है ये E2 क्या आएगा? ये आएगा हमारा ये E2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर ओवर N स्क्वायर। ठीक है, अब E यहां पर N जो है वो आ जाएगा 2, N जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2, क्योंकि एटम तो सेम ही है, तो ये आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, और फोर्थ का पूछा है तो E4 क्या आ जाएगा? E4 इजिकल्स टू X, E4 हो जाएगा हमारा E2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा E4। ठीक है ना, कैलकुलेशन से तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये E2 मतलब 328 बाय 4 इंटू 16, तो ये 4, 328 इंटू 4, 328 4 3 12, तो ये 13 12 हो जाना चाहिए। 328 इंटू 4, 8 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 3 12, 13 12 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये सिंपल सा आप कैलकुलेशन है। ठीक है, 14। नाउ 15 क्वेश्चन।